महर्षि, जब उनकी माँ ने उनसे कहा चलो बेटा घर चलो, तो उन्होंने कहा ना, मेरी ज़िंदगी का पर्पज़ तो यही था। ऐसे बीइंग्स जब धरती पे आते हैं जिनका सेक्शन 2B के बाद 3 खुलना शुरू हो जाता है, उनको अवतार बोलते हैं। अवतार मतलब उनको पता है क्या करना है। उनकी बॉडी, उनके 5 इंद्रियां उनको कंफ्यूज नहीं कर पाती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा चैलेंज 2022 में। हम लोग ब्रेन के सेंटर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो काम करते हैं और कैसे हम उसके ज़रिए अपने ही अंदर में अपनी रिजल्टेंट इंटेंसिटी यानी अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन बढ़ा करके करेंगे क्या? आज इसका आंसर मैं दूंगा। आंसर मैं पहले दे देता हूँ। एक होता है कुंडलिनी योगा। क्या होता है? कुंडलिनी योगा। उसमें 2 सबसे इम्पॉर्टेंट नाड़ियाँ बताई गई हैं। नाड़ियाँ मतलब जैसे फिज़िकल बॉडी में हार्ट होते हैं, उसमें से निकलने वाली वेसल्स होती हैं बड़ी बड़ी, जिसमें से खून ट्रैवल करता है। ऐसे ही मॉलिक्यूलर बॉडी में नाड़ियाँ होती हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नाड़ी है इदा और पिंगला, और उन दोनों से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नाड़ी है सुषुम्ना। तो कहते हैं जिस आदमी की कुंडलिनी खुल जाती है तो उसकी एनर्जी सुषुम्ना में से फ्लो करना शुरू करती है और वो आदमी हमेशा हमेशा के लिए एनलाइटेंड हो जाता है। लेकिन कुंडलिनी योगा अपने आप में माना जाता है बहुत मुश्किल है और साथ ही साथ खतरनाक है। और ज़ेन योगा उसी असर को पाने का सेफ तरीका है। इसको ऐसे समझिए जैसे कि आपको एक जगह से कहीं दूसरी जगह जाना है, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाना है या समंदर क्रॉस करना है, तो आप तैर के भी क्रॉस कर सकते हैं या पहाड़ पे जंगल के रास्ते जा सकते हैं। वो हो जाएगा कुंडलिनी योगा, मुश्किल रास्ता। और अगर आप नाव से समुद्र क्रॉस करते हैं या किसी बस में गाड़ी में ट्रैवल करते हैं पहाड़ को क्रॉस करने के लिए, तो वो हो जाएगा ज़ेन योगा। आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ जीते हुए, अपनी फैमिली के साथ रहते हुए, काम धाम करते हुए, प्लस सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हुए। इसीलिए पुराने ज़माने में जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, चाहे कृष्ण हैं चाहे बुद्ध हैं, उन सब ने प्रमोट किया है कि आप गृहस्थ जीवन जियो। इवन बुद्ध भी कहा करते थे, जो लोग हमारे सन्यासी हैं, बट काफ़ी मात्रा में लोगों को उन्होंने कहा था तुम गृहस्थ जीवन जियो, एक फैमिली लाइफ जियो और उसी के साथ साथ अपने आप को जानने और समझने की कोशिश करो। तो शुरू करते हैं। हर रोज़ भले न कर पाएँ, लेकिन कभी कभी कोशिश करिएगा ये चीज़ को सोच पाने का। सुबह सुबह उठिए और देखिए आसपास में जो भी दिखे। अगर सूरज के दर्शन कर सके तो बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ याद आ सके आपको कि आप इम्पल्स रिसीव कर रहे हैं, चाहे आप खाना खा रहे हैं, चाहे आप सूरज की रोशनी को ले रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कुछ वीडियोस देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप बाहर से इम्पल्स ले रहे हैं और उस इम्पल्स के ज़रिए आप क्या करते हैं? इम्पल्स को डिकोड करते हैं। वेरी गुड, आपको याद होने शुरू हो गया। और उस डिकोडिंग के प्रोसेस में क्या होता है, हमने पिछली बार पढ़ा था, हर एक डिकोडिंग के प्रोसेस में हम लोग छोटा सा बहुत टाइनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिसीव करते हैं। जैसे कोई छोटी सी माचिस की तीली हो और उसको लेकर के आप या तो इकट्ठा करके बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी बना सकते हैं या उसको जलाकर ख़त्म कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम लोग उसको जलाकर ख़त्म कर देते हैं। हमने कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ खाया, उस एक्टिविटी को हम या तो थॉट्स की एनर्जी में खर्च कर देते हैं, कुछ सोच सोच के, चिंता कर करके, या इमोशनल एनर्जी में खर्च कर देते हैं, कुछ फील करके, कुछ इमोशनल चीज़ों को एंजॉय करके, या जब बहुत ज़्यादा एनर्जी अंदर में लोडेड हो जाती है, हमसे संभलती नहीं है, तो सेक्सुअल एनर्जी में हम रिलीज़ कर देते हैं। जब हम किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो हम इमोशनल एनर्जी के रूप में उसको बाहर फेंक देते हैं। तो देखा जाए तो 24 घंटे में हमारी एनर्जी जो रिसीव होती है और जो हमारी एनर्जी होती है एट द एंड ऑफ द डे, दोनों में बहुत फ़र्क पड़ता नहीं है। इसको ऐसे समझिए जैसे आप गए, काम करके आए, आप रोज़ काम कर रहे हैं, रोज़ सैलरी पा रहे हैं, लेकिन सैलरी ख़त्म हो गई। रोज़ कमाया, रोज़ ख़त्म, रोज़ कमाया, रोज़ ख़त्म। और ये भी नहीं कि आप यूज़फुल खर्च कर रहे हैं,
इस एनर्जी को हम चाहे थॉट्स के फॉर्म में खर्च करें, चाहे इमोशंस के फॉर्म में, चाहे सेक्स के फॉर्म में, वो खर्च हो जा रही है, वो ज़रा सा भी नहीं बच रही है। और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जब एनर्जी इकट्ठी होती है बॉडी में तो हमारा मेंटल और फिजिकल टोन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? मेंटल और फिजिकल टोन बढ़ता है। मतलब एक आदमी, उसको पता भी नहीं चलता। मैं अगर अपने आप को आज कंपेयर करूँ अपने 10 साल 20 साल पहले के आशीष से, तो वो एकदम ही अलग आदमी है। मेरी लाइक्स डिसलाइक्स अलग है, मेरे फ्रेंड्स अलग हैं, मेरी प्रायोरिटीज़ अलग हैं, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। तो ये इसलिए है बिकॉज मेरा मेंटल टोन, मेरा फिजिकल टोन चेंज हुआ है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि जो भी मैं एनर्जी बाहर से रिसीव करता हूँ, इम्पल्स को रिसीव करता हूँ, मैं उसको सही तरीके से क्या करता हूँ? डिकोड कर पाता हूँ। तो ये चीज़ आपको सुबह सुबह याद दिलानी होगी। इसी को शायद प्रार्थना भी कहते हैं। जब आप पूजा करते हैं भगवान से तो आप अपने आप को याद दिलाते हैं, ठीक है आज मैं भगवान या लाइफ आपसे एनर्जी ले रहा हूँ और उसको सही तरीके से इकट्ठा करना चाहता हूँ अपने अंदर में, अपनी बॉडी में। और ये जो फोर्स हमारे अंदर में इकट्ठी होती है, ऐसा नहीं है कि ये अगर इकट्ठी ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है। ये फोर्स या तो हमारे अंदर में इकट्ठी होती है तो कंस्ट्रक्टिव होती है, जैसा कि मेरे साथ है, जैसा कि अब आप लोगों के साथ हो रहा है। कंस्ट्रक्टिव मतलब कुछ क्रिएट करती है, कुछ आपकी लाइफ में क्रिएट करती है और कुछ समाज में कुछ क्रिएट करती है। और या अगर ये क्रिएट नहीं कर पाती तो ये डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, आपकी लाइफ को भी डिस्ट्रक्ट करती है, परेशान करती है, खराब करती है और समाज में भी आप नुकसान पहुंचाते हैं। इसी को कहते हैं एनर्जी का इकट्ठा होना या एनर्जी का ख़त्म होना, प्लस होना या तो माइनस होना। और इसी को ज़िनोगा में कहा जाता है प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब जब आप लोग ज़िनोगी बनेंगे और आप लोगों से मिलेंगे, ढेर सारे स्टूडेंट से मिलेंगे आप लोग, वो ज़िनोगा सीखेंगे, आपके थ्रू सीखेंगे, तो आपको महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने में उनसे बात करके ये चीज़ समझना होगा कि उस बच्चे की या उस आदमी की रिजल्टेंट इंटेंसिटी प्लस हो रही है कि माइनस जा रही है। या पहचान पाएंगे उसके थॉट्स को देख करके। कोई आदमी दिन भर बक 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 कर रहा है, दिन भर कंप्लेन कर रहा है, दिन भर उसके मन में सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, इसका मतलब वो अपनी पूरी एनर्जी को खर्च कर दे रहा है, ख़त्म कर दे रहा है। तो उस आदमी की रिजल्टेंट इंटेंसिटी माइनस हो रही है। और वाइस वर्सा, अगर आप किसी को ट्रेन कर पाते हैं और उसकी एनर्जी कंस्ट्रक्टिव हो रही है तो आप इसको पहचान पाना चाहिए, अपने अंदर में भी और अपने स्टूडेंट्स में भी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जानने की ये है कि इसी लाइफ में सही, हो सकता है हम लोगों को पिछले लाइफ में नहीं पता हो, इस लाइफ में ही सही, एक आदमी पूरी लाइफ जी लेता है, 70-80 साल अगर वो जीता है 70-80 साल तक, तो जन्म के टाइम उसकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है और मरने के टाइम वो तकरीबन सेम होती है। ये ऐसा है जैसे कि एक आदमी ने गवर्नमेंट जॉब पा लिया। जब बब्बू ने एनटीपीसी में जॉब पाई थी ना, तो लोग कहते थे कि एनटीपीसी में नौकरी पाना, गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी पाना मतलब 100 बीघे की ज़मीन का मालिक हो जाना। अच्छा भाई, उसको रहना खाना सब कुछ फ्री, बिजली फ्री, मेडिकल फ्री, बच्चे की पढ़ाई फ्री, सैलरी मिल रही है बस। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक आदमी जब गवर्नमेंट जॉब पाता है तो एट द एंड ऑफ द लाइफ जब उसकी रिटायरमेंट होती है उसके पास अच्छी खासी बड़ी सेविंग होगी। लेकिन कोई जाए भिखारी गवर्नमेंट जॉब में और रिटायर हो जाए भिखारी गवर्नमेंट जॉब में, तो उसको क्या कहेंगे आप? यही कंडीशन होती है एक आम आदमी की। वो इस दुनिया में आता है ज़रा सा भिखारी से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ी बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, और जब मरता है तो वो नेगेटिव होकर के मरता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि आसपास की दुनिया से जो को देख रहा है वो खाली डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए जी नहीं रहा है। वो उसका काम क्या है? इम्पल्स रिसीविंग एंड राइट डिकोडिंग। इसलिए कम से कम हम लोग खुद और जो लोग भी हमारे साथ कांटेक्ट में आते हैं, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, उनकी लाइफ में हम राइट डिकोडिंग सिखा सकें। और जब वो मरते हैं, उनकी लाइफ जब एंड पहुंचती है, तो कम से कम उनकी एनर्जी पैदाइशी से, बचपन से लेकर के थोड़ी बढ़ी हुई हो। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जब बाहर से एनर्जी आती है तो स्टोर कहाँ होती है? जब आप पैसा कमाते हैं तो अपने घर में पैसा रखते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है घर में पैसा रखिए तो खर्च हो जाता है या चोरी हो जाता है। तो हम लोगों ने, इंसानों ने एक नई इजाद की है, हम लोगों ने बैंक बनाया है। ठीक ऐसे ही हमारे अंदर में भी बैंक है, हमारे माइंड के अंदर में भी बैंक है। जब कोई आई सेंटर की एनर्जी इकट्ठी होती है, थॉट्स की, समझ की, तो वो जाकर के आई सेंटर में इकट्ठा होता है। इमोशनल एनर्जी ई सेंटर में इकट्ठा होता है, सेक्सुअल एनर्जी एस सेंटर में इकट्ठा होता है, और फिजिकल एनर्जी एम सेंटर में इकट्ठा होता है। ये हमारे पास एक तरह से 4 बैंक है, लेकिन इसके अलावा 3 और बैंक हैं, वो पता ही नहीं हम लोगों को। कौन कौन से? इंट्यूशन सेंटर, पैरामेंटल सेंटर, ट्रांसेंडेंटल सेंटर।
लेकिन दिक्कत ये है कि अभी तक हमने उसमें खाते नहीं खुलवाए। बैंक है, खुल जाएगा खाता, लेकिन खुलवाया नहीं अभी तक, पता ही नहीं था अभी तक। जो हमारा सेक्शन 2 है, मतलब इंट्यूशन सेंटर, वो स्टोर करता है सेलुलर मॉलिक्यूलर एनर्जी। सेलुलर मॉलिक्यूलर एनर्जी, फिजिकल बॉडी है, ये होती है सेलुलर बॉडी। थॉट्स की एनर्जी होती है, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर एनर्जी। तो थॉट्स और बॉडी के बीच की जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं सेलुलर मॉलिक्यूलर एनर्जी। ये स्टोर होती है हमारे सेक्शन 2B में, इनफैक्ट सेक्शन 2 में। सेक्शन 3, जिसको हम पैरामेंटल सेंटर बोलते हैं, वो स्टोर करता है प्योरली मॉलिक्यूलर एनर्जी, थॉट्स की एनर्जी, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी, क्लैरिटी की एनर्जी। इसको ऐसे समझिए, सन है या धरती है या नदी है या पहाड़ है, इनका क्या होना है, इनको क्या करना है, इनको पता है। प्योरली मॉलिक्यूलर एनर्जी है और उनको पता है, मतलब सूरज को पता है उसको गर्मी देनी है, सूरज को पता है अपने सेंटर में घूमना है, सूरज को पता है कि उसको एक रेवोल्यूशन चल रहा है। पता है आपको, एक बाइनरी स्टार है सूरज से बहुत ज़्यादा बड़ा, एक ऊपर एक नीचे, और उसके चारों तरफ सूरज और हमारे सारे के सारे 9 ग्रह घूमते हैं। 25,000 साल में एक चक्कर पूरा होता है। ये भी जुनगा में पढ़ेंगे आगे हम लोग। और जैसे जैसे हम लोगों का एवोल्यूशन होता है, ऐसे ऐसे हम लोग अलग अलग प्लैनेट्स में और अलग अलग स्टार्स में पैदा होते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ लोग सन पे हों, जिंदा हों, उनकी बॉडी उसी मटेरियल की हो जो सन में सरवाइव कर सके। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा मानते हैं बहुत से लोग। तो ये जो सूरज होता है, धरती होती है, इनको पता है। पता मतलब इंटेलिजेंस, पता मतलब इंटेलिजेंस। तो एक हो गया हमारी फिजिकल बॉडी का प्योरली बॉडी, वो है IESM, वो है सेक्शन 2A। इसमें स्टोर होती है फिजिकल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी और मूवमेंट एनर्जी। ये सारी की सारी इकट्ठी होती है। अगर हम इकट्ठा नहीं कर पाते हैं तो लॉस हो जाता है। एक आदमी अगर बहुत ज़्यादा सेक्स करता है तो वो कमज़ोर हो जाता है। ठीक ऐसे ही अगर कोई आदमी कॉन्शियसली काम करे अपने ऊपर, तो उसके सेक्शन 2B में एनर्जी इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। इसके बाद आता है पैरामेंटल सेंटर, जहाँ पर प्योरली मॉलिक्यूलर एनर्जी इकट्ठी होती है। मतलब अब आप उस कॉलेज में एडमिशन हो गया है जिसमें सूरज पढ़ते हैं, धरती पढ़ते हैं। जैसे उनको मैसेज पहुंचता है तुम्हें क्या करना है, ऐसे आपको मैसेज पहुंचता है आपको क्या करना है। इसीलिए रमण महर्षि, जब उनकी माँ ने उनसे कहा चलो बेटा घर चलो, तो उन्होंने कहा ना, मेरी ज़िंदगी का पर्पज़ तो यही था। ऐसे बीइंग्स जब धरती पे आते हैं जिनका सेक्शन 2B के बाद 3 खुलना शुरू हो जाता है, उनको अवतार बोलते हैं। अवतार मतलब उनको पता है क्या करना है। उनकी बॉडी, उनके 5 इंद्रियां उनको कंफ्यूज नहीं कर पाती। हमको करती हैं, बिकॉज अभी हमारा सेक्शन 2B और 3 खुला ही नहीं है, उसमें वो एनर्जी इकट्ठी है ही नहीं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो चीज़ आपके पास है नहीं उसको आप खर्च करना जानते ही नहीं। एक गरीब आदमी को अगर आप ढेर सारा पैसा दे दीजिए तो और गरीब हो जाएगा, पता है, वो लोन ले लेगा। ऐसे एक आदमी को अगर कोई मिस्टिकल पावर थोड़ी बहुत आ जाए तो वो और ज़्यादा झंझट में फंस जाएगा। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है कि कैसे मैं अपने IESM सेंटर्स में एनर्जी इकट्ठी करूं, और धीमे धीमे उसी की वजह से आपका खुलता है सेक्शन 2B, जहां पर आपका सेलुलर मॉलिक्यूलर एनर्जी इकट्ठी होती है। फिर नेक्स्ट लेवल पे सेक्शन 3, जिसमें कि आपकी मॉलिक्यूलर एनर्जी इकट्ठी होती है। ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूलर एनर्जी मतलब आपको डायरेक्टली इंसाइट मिलता है, थॉट्स नहीं। ऐसा नहीं होता कि आपको एक सूरज आए और बताएं तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, ऐसा नहीं होता। जैसे फिजिकल बॉडी आपको थॉट्स नहीं देती है। आपको अगर सुसु आई है, पॉटी आई है, भूख लगी है, तो सीधे इम्पल्स पहुंचता है और बॉडी आपको धक्का मार के टॉयलेट भेज देती है या खाना खाने के लिए भेज देती है। ऐसे ही आपका जब सेक्शन 2B और 3 खुलता है तो यू जस्ट एक्ट, यू जस्ट डू, और कोई फोर्स आपको रोक नहीं पाती। आप करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, सालों साल तक करते रहते हैं। तो ये तो है आपका सेक्शन 2B के बाद 3, और लास्ट में है सेक्शन 4, जहां पर प्योरली इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इकट्ठी होती है। एक चीज़ बहुत अच्छा किया है नेचर ने, बहुत ही अच्छा किया है। एक तरह से ऐसे मान के चलिए जैसे कि हम लोग घरों में रहते हैं ना, तो बाउंड्री बनाते हैं और गेट बंद कर देते हैं ताकि छोटे बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पाए, उनके साथ कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। ऐसे ही सेक्शन 2B, 3 और 4
मतलब इंट्यूशन सेंटर, पैरामेंटल मिस्टिकल सेंटर, या तो जो भगवानों का सेंटर होता है सेक्शन 4, इन सेंटर्स में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ हमारा जोर ही नहीं है। ऐसा समझिए जैसे कि एक बड़ा सा गेट है और उसकी कुंडी बहुत ऊपर है। उसको खोलने के लिए आपको तभी परमिशन मिलेगी जब आपके IESM में परफेक्ट हार्मनी हो जाएगी। हार्मनी मतलब एकदम परफेक्ट दोस्ती। जैसे एक बड़ी कंपनी टाटा, रतन टाटा आराम से घर बैठे हैं, क्यों? क्योंकि उनके डायरेक्टर्स जितने भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स, सब लोग अच्छे से आराम से बातचीत करते हैं और कंपनी चलाते हैं। तो ऐसे ही जब तक आपका चारों डायरेक्टर्स, इनको बोलते हैं डायरेक्टर्स, IESM, ये परफेक्टली एक दूसरे से बात करना। और बात करने का मतलब क्या है? साइलेंस। साइलेंस का मतलब क्या है? एनर्जी इकट्ठा कर पाना। आप सुबह उठे और शाम तक आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन है। बड़े पापा सर में दर्द हो रहा है, बड़े पापा इसने मुझे परेशान कर दिया, बड़े पापा मुझे चिंता हो रही है। ये सब चीज़ें अगर चल रही हैं, इसका मतलब आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, एनर्जी इकट्ठी नहीं हो पा रही है। तो जब तक आपका IESM में परफेक्ट हार्मनी नहीं होगी। कैसे होगी? वेरी गुड क्वेश्चन। अब आपने क्वेश्चन पूछा हमारे बॉडी में एनर्जी इकट्ठा कैसे होगी। चलिए हम लोग इसी पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। आई सेंटर की एनर्जी कैसे इकट्ठी होगी? पढ़कर। पढ़कर, खाली पढ़ के या समझ के? क्योंकि अगर खाली पढ़ते हैं तो बोर भी हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा भूल गया। और समझने का क्या मतलब है? कोई चीज़ पढ़ते हैं और समझते हैं, उसका क्या मतलब है? कैसे आप डिसाइड करते हैं कोई चीज़ आप समझ गए हैं? जब उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए जब तक आप कोई नॉलेज अप्लाई नहीं कर सकते, ये मत कहिएगा आप समझ पाए। ये तो हो गया आई सेंटर का इकट्ठा होना, एनर्जी इकट्ठा होना। ई सेंटर का एनर्जी, इमोशन की एनर्जी नहीं। जब आप डिस्टर्ब नहीं होते, नेगेटिव इमोशन से डिस्टर्ब नहीं होते, नंबर 1। नंबर 2, आपके अंदर में कंपैशन इकट्ठा शुरू हो जाए। नेगेटिव इमोशंस के साथ साथ हम लोग पॉजिटिव इमोशन से भी तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ, मैंने कहा जब आप डिस्टर्ब नहीं होते नेगेटिव इमोशन से और पॉजिटिव इमोशंस को यूज कर पाए। सबसे पहली कंडीशन ये है, आप अगर किसी सेंटर में कोई एनर्जी इकट्ठी कर रहे हैं तो पहले उस एनर्जी से डिस्टर्ब ना हो। आपके घर में आया केक, और केक आप कितना खा रहे हैं? खाए पड़े, खाए पड़े, खाए पड़े। बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, शुगर है, बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ गया। कब तक खाएंगे? जब तक केक खत्म ना हो जाए। तो अच्छी चीज़ से भी आप डिस्टर्ब होते हैं, नेगेटिव चीज़ से भी डिस्टर्ब होते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन ये है एनर्जी इकट्ठा करने का, दैट यू शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड। बहुत पहले मैंने कोई फिल्म देखी थी, उसमें एक विश कन्या नाम की एक इमेजिनरी कैरेक्टर था। उसमें उसको थोड़ा थोड़ा जहर चटाते थे बचपन से ही। बाद में उसकी बॉडी में इतना पॉइजन हो गया था कि वो किसी को काट ले तो आदमी मर जाए। तो आप थोड़े थोड़े इमोशंस के साथ एक्सपेरिमेंट करिए। जैसे किसी भी सिचुएशन में आप फंसे, डिस्टर्ब हुए, तो उसके साथ एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे? कोई डिस्टर्ब इमोशन के साथ एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे? उसको ऑब्जर्व करके, खाली शांत रहकर नहीं, ऑब्जर्व करके। अभी आपने मुझसे कहा कि कॉलेज में लोगों ने आपकी बुराई की, तो आप डिस्टर्ब हुए। उसके अंदर की रियलिटी को पकड़िए और यूजलेस चीज़ को छोड़ दीजिए। मैंने आपसे कहा था अगर आपको कोई प्रोफेसर, कोई टीचर आपकी बुराई करता है तो उसमें कोई रियलिटी है कि सब कुछ झूठ है? हर बात में थोड़ी सी रियलिटी होती है। सबसे ओरिजिनल रियलिटी तो होती है आवाज़। किसी ने कुछ कहा, वो तो रियल है। उसका ओपिनियन गलत हो सकता है, उसका ओपिनियन किसी बात से इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है। तो जिस आदमी ने आपकी बुराई की है उसके दिमाग में कुछ चीज़ों की वजह से एक स्टोरी बनी और उस स्टोरी को उसने बिलीव किया। उसके बाद उसने कुछ कहा। इस पूरी चीज़ में ये सब चीज़ झूठ है, सारे ओपिनियंस झूठ है, लेकिन उसकी आवाज़ तो सच है। आवाज़ आ जो बोल रहे हैं, आवाज़ तो सच है। अगर आप ध्यान से आवाज़ को, इसलिए जब भी कोई आपकी बुराई करे तो आप उसको पूछिए एग्जैक्टली क्या बोला गया था, एग्जैक्टली क्या बोला गया था। जैसे वकील जब कोर्ट में कोई गवाही आता है ना, गवाही देने के लिए, तो गवाह बोलता है कि हमने ये देखा था। तो बोलता है अच्छा एग्जैक्टली बताइए आप कहाँ खड़े थे, आपने कितने बजे देखा था। तो ये जो फैक्ट्स होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं इमोशनल एनर्जी या तो इवन आई सेंटर की एनर्जी भी इकट्ठा करने में। हम लोग पता है क्या करते हैं, हम चीज़ों को रिसीव करते हैं कोडेड इम्पल्स, लेकिन उसको डिकोड करते हैं ओपिनियंस के फॉर्म में। प्लीज़ को समझिए, हमारा आई सेंटर ई सेंटर डिकोड नहीं करता, हमारे रेटिन्यूज डिकोड करते हैं। क्या होता है रेटिन्यू?
मैंने इसको कहा था, एक वीडियो बनाई थी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे खतरनाक पार्ट हमारे ब्रेन के, मेन बॉस के चमचे। मान लीजिए मैं अल्ट्रासाउंड कर रहा हूँ, अक्सर ऐसा होता भी है, मैं अल्ट्रासाउंड कर रहा हूँ, मैंने रिपोर्ट बनाई और जो मेरा जूनियर डॉक्टर है बोलेगा डॉक्टर साहब ने कहा है, एकदम पक्का यही रिपोर्ट है। मैं जब किसी को बताता हूँ मैं बोलता हूँ हाँ इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। डॉक्टर जब कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर होता है वो हमेशा पॉसिबिलिटी बोलता है, गारंटी नहीं बोलता। लेकिन जूनियर डॉक्टर बोलता है अरे हमारे बॉस ने बोला है तो गारंटी यही है। तो ये जो गारंटी, ओपिनियन, डाउट्स, इस तरह की जो चीज़ें निकलती हैं वो कहाँ से निकलती हैं? रेटिन्यूज से। और आती कहाँ से है? कैजुअलनेस से, अनअवेयरनेस से। इसलिए जब भी कोई आपकी बुराई करे या जहाँ कहीं भी आप अपनी बुराई सुने, बहुत ध्यान से उसको इन्वेस्टिगेट करें, उसको स्टडी करें, एक एक वर्ड की एनालिसिस करें। क्या बोला था सर ने, उसका मतलब क्या था? जाकर सीधे उस आदमी से बहुत ही प्यार से पूछें, सर ऐसा ऐसा मुझे इसके आप मेरे बारे में बताया गया कि आप मेरे बारे में ये बोल रहे थे, क्या सही में ऐसा था क्या सर? आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं क्या? बोलेगा नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं है। तो एनर्जी इकट्ठा करने का मतलब है ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई सेंटर में भी यही होता है, अगर आप समझ रहे हैं तो आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। ई सेंटर में अगर आप फील कर रहे हैं तो फीलिंग स्ट्रांग होगी आपके अंदर में और आप उस फीलिंग को अप्लाई कर पाओगे, किसी और को प्यार दे पाओगे, कंपैशन दे पाओगे बिना क्रेविंग के। ई सेंटर की स्ट्रेंथ है नॉट फीलिंग थर्स्टी फॉर इमोशन, बिकॉज हम सबके इमोशंस पता है अल्टीमेट इमोशंस कहां से आते हैं? हमारे अल्टीमेट प्यार हमको मिलता है हमारे डिवाइन फ्रैगमेंट से, लेकिन हम उसकी एनर्जी रिसीव नहीं कर पाते क्योंकि हम बाहर से क्रेव कर रहे हैं। ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक है क्योंकि हम लोग एक बनिए की तरह सोच रहे हैं कैसे इकट्ठा करें। बट मेरा आपको एक रिक्वेस्ट है, इंस्टेड ऑफ गैदरिंग एनर्जी, अभी ये सोचने के बजाय कि कैसे हम एनर्जी गैदर करें, आप ये सोचिए मैं कैसे अपनी एनर्जीज को समझूं। आप किसी इमोशन से डिस्टर्ब हुए, रुको, मैं डिस्टर्ब हुआ, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी सिचुएशन। ऐसे इकट्ठी होती है एनर्जी, अंडरस्टैंडिंग एवरी सिचुएशन। बट हम बोल क्या रहे थे? बड़ी किस्मत की बात है कि जब तक हमारे IESM में परफेक्ट हार्मोनी नहीं होती, हम लोग को चाबी नहीं मिलती। किस चीज़ की? सेक्शन 3, 4 और जो भी एडवांस्ड 5 नहीं, सेक्शन 2 भी 3 और 4 तक की चाबी हमको नहीं मिलती। इसमें अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको फटाफट समझ जानी चाहिए। नॉर्मल आदमी का ब्रेन का रेशियो, IESM का रेशियो डिस्टर्ब्ड है। इसको एकदम सिंपल भाषा में समझना है, 2, 4, 8, 2। आई सेंटर है 2, ई सेंटर है 4, एस सेंटर है 8, एम सेंटर है 2। इसका मतलब है एक आदमी थॉट्स के लेवल पे और बॉडी के लेवल पे सबसे कम एनर्जी खर्च करता है, मतलब वो सबसे कम एक्सरसाइज करता है और सबसे कम सोचता है। तो बढ़ा दीजिए, सोचना पढ़ना बढ़ा दीजिए, एक्सरसाइज करना बढ़ा दीजिए। इमोशन है 4 और सेक्स है 8, थोड़ा कम कर दीजिए। इमोशनल होना, इमोशनल इम्पल्स लेना कम कर दीजिए। इमोशंस को एक्सप्रेस करना कम कर दीजिए और इसके बदले में इमोशंस जब आए तो उसको समझना बढ़ा दीजिए। और लास्ट में एस सेंटर होता है 8, सबसे खतरनाक है। हर बार जब भी आप किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में घुसें या किसी सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में सोचें, ट्राई टू गो बैक एंड ऑब्जर्व इट, एनालाइज इट। ऐसे जैसे कि आपको एक बहुत ही खतरनाक जानवर मिल गया, आपने उसको एक पिंजरे में बांध करके रखा और फिर देख रहे हैं कैसे मूव करता है, वो कैसे डंक मारता है तो कैसा महसूस होता है। उसको फेंक नहीं सकते आप, वो आपके अंदर का ही जानवर है, लेकिन उसके अंदर एनर्जी कितनी है? 8। और धीरे धीरे जब आप अपनी एनर्जी को समझेंगे और जब ये हार्मनी में आएगा तब ये हो जाएगा 5, 2, 2, 1, मतलब आई सेंटर हो जाएगा 5, इमोशन और सेक्सुअलिटी हो जाएगी 2 और 2, दोनों मिल करके भी आई सेंटर के कंट्रोल में रहेंगी, रेगुलेशन में रहेंगी। और लास्ट में एम सेंटर हो जाएगा 1। आपको फिजिकल लेवल पे बहुत कम एक्टिविटी करना पड़ेगा, बिकॉज जब आपका थॉट्स समझ बहुत बढ़ जाता है तो आपको एक्टिविटी बहुत कम करनी पड़ती है और फिर भी आप परफेक्ट तरीके से एक्टिविटी कर पाते हो। सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि जब तक एक साइजेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे बॉडी में इकट्ठी नहीं होती, हम कुछ भी सोच लें, कितनी भी पढ़ाई कर लें, कितने भी हम जैक लगा लें,
कितने भी हमारे पास पैसे आ जाएं, कितने भी बड़े खानदान से हों, हम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा एकम्प्लिश नहीं कर सकते जब तक हमारे कॉन्शियसनेस का लेवल बिकॉज ऑफ गैदरिंग ऑफ IESM एनर्जी पॉजिटिव और कुछ हाई लेवल तक नहीं पहुंचती, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई हमको पहुंचा भी दे किसी बड़े लेवल पे तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। जो कहते हैं ना, बचपन से एक बच्चे के अंदर में उसकी गुण दिखते हैं, वो इसलिए दिखते हैं बिकॉज वो बच्चा बचपन से ही बहुत एक्टिव है, वो सोचता है, उसकी लक्षण बहुत विरले होते हैं। लेकिन आप एक सिंपल तरीके से समझिए कि आपको एनर्जी इकट्ठी करनी है, दिखाना नहीं है, इकट्ठा करना है। और जैसे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा आप देखेंगे आपके आसपास में एनर्जी बढ़ती जाएगी। मैं एकदम अमेज्ड हो गया था, पता है, जब पहली बार मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए इकट्ठे हुए थे। मैं सोच लगा, यार मेरे पास पैसे कैसे इकट्ठे हुए। मैं 10 साल से जॉब कर रहा था, 10 साल से मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये इकट्ठे नहीं होते थे। और फिर अचानक एक दिन अकाउंट में इकट्ठे हो गए 1 लाख रुपए। मैं सोच रहा हूँ कैसे हो गए। अगले 2 महीने बाद 2 लाख। ये कैसे हुआ? मैं काम करता था, सैलरी इकट्ठी करता था, खर्च करने का मन नहीं करता था, मिनिमल। लेकिन वो खर्च करने का मन नहीं करता था। आई सेंटर बढ़ना शुरू हो गया, ई सेंटर कम डिस्टर्ब हो गया, एस सेंटर कंट्रोल में आ गया। फिर मुझे समझ में आया किताबें खरीदनी चाहिए। किताबें, हर एक किताब मतलब थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। और एक खास यूनिट है जेड यूनिट, जेनोगा यूनिट बोलते हैं उसको। वो काफ़ी बड़ी अमाउंट है, उसके बारे में डिटेल में बात बताऊंगा। लेकिन जब वो इकट्ठी हो जाती है तब वो ऐसा हो जाता है कि पानी गर्म हो गया। कोई भी चीज़ गर्म होती है तो सॉलिड चीज़ को भी पिघला देती है, लोहा भी पिघला देती है। ऐसे ही हमारी सुषुम्ना नाड़ी है मॉलिक्यूलर बॉडी में, और पूरी की पूरी जैम पैक्ड है, बंद है। उसको पिघलाना शुरू करती है आपकी एनर्जी जब जेनोगा यूनिट 1Z यूनिट हो जाती है। और फिर धीरे धीरे वो ऊपर उठना शुरू हो जाती है। फिर सबसे पहले सेक्शन 2, फिर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 पे जैसे जैसे आप पहुँचते हैं वैसे वैसे आपकी कुंडलिनी जग जाती है, खुल जाती है, और आप अपने आप को पाते हो। यू आर द रियलिटी, यू आर द गॉड, यू आर द आत्मन, यू आर द वन। नियो बोलता है। दोस्तों, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो ये नंबर है व्हाट्सएप, और इस पूरे कोर्स को ज्वाइन करके सीख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट इस धरती के लिए। अगर इस धरती पर हम लोगों को 7 बिलियन जेनोगीज चाहिए तो उसमें से एक आपको भी होना चाहिए। बहुत जल्दी मैं आपके शहर में आ रहा हूँ। अभी मैं बॉम्बे और बैंगलोर दोनों सिटीज़ में पहुँच रहा हूँ। ये नंबर है, सीट्स बहुत लिमिटेड है, इसलिए आज ही अपनी जगह फिक्स कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।